चलिए आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स में एक और नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन समझिए, ये जो डिफ्रैक्शन है ये बहुत दिनों से लोगों को पता है। न्यूटन तक ने डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया। अब डिफ्रैक्शन जो चीज है वो वेव का स्पेसिफिक चीज है, लेकिन क्योंकि वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बहुत सपोर्ट नहीं था बाकी सब एविडेंसेस से, इसी की वजह से न्यूटन ने उस फिनोमेनन को इग्नोर कर दिया। इवन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पहले से लोगों को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आइडिया था। हालांकि ये डिफ्रैक्शन सारे वेव्स शो करते हैं, जैसे साउंड वेव्स, मैटर वेव्स और बाकी जितने भी वेव्स हैं इंक्लूडिंग लाइट वेव्स, सभी डिफ्रैक्शन शो करते हैं। साउंड के केस में डिफ्रैक्शन इतना ऑब्वियस है कि हम लोग को अंदाजा भी नहीं लगता है कि वहां पे साउंड का डिफ्रैक्शन हो रहा है। जैसे डिफ्रैक्शन है क्या चीज? बेंडिंग ऑफ द वेव अराउंड शार्प कॉर्नर्स इज कॉल्ड अ डिफ्रैक्शन। अब मान लीजिए मैं इधर इस डायरेक्शन में बोल रहा हूं तो आपको उधर सुनाई दे जाए या इधर सुनाई दे जाए, जिस डायरेक्शन में नहीं बोल रहे उधर भी सुनाई दे जाए, तो इसका मतलब है कि वो साउंड वेव बेंड हुआ है उस डायरेक्शन में, है ना? तो इसी फिनोमेनन को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। लाइट का वेवलेंथ क्योंकि कम होता है इसलिए ये बड़े ऑब्स्टेकल्स के अराउंड बेंड नहीं कर पाएगा। ये हमेशा छोटे ऑब्स्टेकल्स, एकदम शार्प एजेस के पास या स्मॉल ऑब्स्टेकल्स, स्मॉल अपर्चर्स के पास डिफ्रैक्शन शो करेगा। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आपको कोई भी वेव का डिफ्रैक्शन देखना है तो आपको उसका ऑब्स्टेकल या उसका जो अपर्चर चाहिए वो क्लोज टू और कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत छोटा सा ऑब्स्टेकल ले लें और ऑब्स्टेकल है ओपेक ऑब्जेक्ट, यहां स्क्रीन रख दें और एकदम सेंटर पे यहां एक लाइट रख दें। तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से आप क्या उम्मीद करते हैं? आप उम्मीद करते हैं कि लाइट इधर तो मिलेगा, यहां लाइट मिलेगा कि नहीं? देखिए यहां तक लाइट मिलेगा, देखिए इसके ऊपर लाइट मिलेगा, उसके नीचे लाइट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब यहां लाइट को आने के लिए लाइट को ऑब्स्टेकल पार करके जाना पड़ेगा और वहां तो ओपेक ऑब्स्टेकल है तो इसको तो पार कर नहीं सकता। यानी ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन कहलाता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से ये शैडो रीजन होना चाहिए। अब देखिए लाइट उसके बाद इधर सबसे दूर कहां जा सकता? यहां जा सकता। ये जो रीजन है ना, ये बीच का जो रीजन है, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। इससे उधर लाइट का रीजन, इससे इधर भी लाइट का रीजन। लेकिन लाइट का बेंड होकर, शार्प कॉर्नर्स के सामने बेंड होकर ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में पहुंच जाना ही डिफ्रैक्शन। ठीक है, उसी तरह से इसी के इक्विवेलेंट एक और डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन का जो यहां नाम है इसको हटा देना यहां से, जीएसआर, ये जीएसआर है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। अब देखना यहां पर एक अपर्चर बना है, अपर्चर है, यहां सोर्स हमने रखा, सोर्स से जो लाइट निकलेगा ऐसे निकलेगा, सोर्स से लाइट निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। ठीक है,
तो देखना भाई, यहां ये लास्ट लाइट, इसके बाद लाइट नहीं जा सकता इसको क्रॉस करके, ये सब ऑब्स्टेकल वाला जगह है। तो यहां पे ये इल्यूमिनेशन का रीजन, वहां पे लाइट आएगा, और इसके ऊपर ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, इसके नीचे ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है। इसको एपर्चर कहते हैं, होल जब रखा है इसको एपर्चर कहते हैं, और इसको ऑब्स्टेकल कहते हैं। जब लाइट बेंड करके यहां पे पहुंच जाता है, यहां आपको ब्राइट स्पॉट दिखेगा, अब यहां सोर्स लगा दीजिए, बीच में ऑब्स्टेकल लगा दीजिए, यहां ब्राइट स्पॉट दिखेगा। आश्चर्यजनक चीज है, यहां लाइट नहीं होना चाहिए, ये शैडो रीजन है, लेकिन यहां लाइट पहुंच जाना ही डिफ्रैक्शन कहलाता है। उसी तरह से यहां पे शैडो होना चाहिए, लेकिन लाइट का इस रीजन में पहुंच जाना ही क्या कहलाता है, बोलो, डिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है भाई, तो डिफ्रैक्शन क्या हो गया वो समझ में आएगा। अगर मान लो किसी ने पूछ दिया कि बताओ भाई ऑब्स्टेकल रखा, उसके सेंटर पे लाइट दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइट जो यहां से निकलता है, उनको यहां तक पहुंचने के लिए कोई पाथ डिफरेंस का सामना नहीं करना पड़ता। सेम पाथ है, ये लेंथ और ये लेंथ पाथ लेंथ में बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है वहां, और इसकी वजह से यहां वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देते हैं, और इसकी वजह से यहां पे हमको ब्राइट स्पॉट दिखता है। ठीक है भाई, तो ये दो चीजें हो गई डिफ्रैक्शन के बारे में, कि डिफ्रैक्शन कहां कहां हमको ऑब्जर्व होता है। ठीक है भाई, एक हो गया डिफ्रैक्शन एट ऑब्स्टेकल, और दूसरा हो गया डिफ्रैक्शन एट अपर्चर। तो मेनली हम लोगों को डिफ्रैक्शन एट अपर्चर ही पढ़ना है, डिफ्रैक्शन एट ऑब्स्टेकल का बेसिक आइडिया बस चाहिए। ये अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन पे आते हैं। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, हालांकि हम लोग को सीबीएसई सिलेबस में टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आप देखेंगे बुक्स में टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये जेईई एडवांस के सिलेबस में है ही नहीं, मेंस तक में बस इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है नहीं, तो मुश्किल ही है कि मतलब बहुत पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग को बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है? एक है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। हम लोग अपर्चर वाले डिफ्रैक्शन की चर्चा करेंगे। ये है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। इसमें सोर्स जो होता है, सोर्स वो क्लोज टू स्लिट होता है। इसी अपर्चर को हम लोग स्लिट भी कहते हैं। यंग्स डबल स्लिट में होल था, उसको स्लिट कहते थे, इसको हम लोग सिंगल स्लिट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही स्लिट लेते हैं, तो ये स्लिट हो गया। अब सोर्स भी नजदीक रहता है और स्क्रीन भी स्लिट के नजदीक रहता है। तो अगर सोर्स नजदीक हो तो आप सोचिए कि कैसा वेवफ्रंट इस पे आएगा। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सोर्स एंड स्क्रीन आर क्लोज टू, सोर्स एंड स्क्रीन आर क्लोज टू स्लिट प्लेन, स्लिट प्लेन। ठीक है भाई, तो ये हो गया। दूसरा, अगर ये दोनों क्लोज होंगे तो यहां पे जो फॉल करने वाला वेवफ्रंट होगा, ये पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा, और लीनियर सोर्स है तो सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट होगा। सो वेवफ्रंट इज स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। ठीक है, ये हो गया। इसमें हम लोग किसी भी लेंस का यूज नहीं करते, लेंस इज नॉट यूज्ड। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, इनफैक्ट हम लोगों को फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ना, हम लोगों को जो पढ़ना है वो दूसरा डिफ्रैक्शन है, जिसका स्पेलिंग देख लेने दीजिए, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर अलग अजीब टाइप का नाम, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, यही हम लोग के लिए डिफ्रैक्शन है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है? इसमें
स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस रहता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस रहना चाहिए, और सोर्स भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो बताओ कैसे ऑब्जर्व करेंगे? लेबोरेटरी में क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस रहता है? नहीं। तो ऐसे केस में लार्ज डिस्टेंस से काम चलाते हैं, नहीं तो प्रैक्टिकली दूसरा समाधान करते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ये सोर्स हो तो इस पे फॉल करने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा कि नहीं? प्लेन वेव फ्रंट फॉल करेगा, और वो प्लेन वेव फ्रंट फिर डिफ्रैक्शन करके ऐसे लाइट रेज निकालेगा पैरेलल टू ईच अदर। ये डिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। ऐसे तो लाइट रे आया ऐसे, लेकिन बेंड कर गया और इसकी वजह से डिफ्रैक्शन ऐसे होगा। तो अब वो मीट करेगा इनफाइनाइट पे जाके, क्योंकि लाइट रेज तो पैरेलल आएगा, तो जाएगा इनफाइनाइट पे मीट करेगा। लेकिन इनफाइनाइट में हमारे पास यहां डिस्टेंस है ना, यहां डिस्टेंस है। तो इसके ऑल्टरनेट के तौर पे हम लोग जनरली लैब में जो यूज कर लेते हैं वो ऐसा सेटअप होता है। ये हमने अपर्चर लगा दिया, यहां एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लेते हैं, यहां सोर्स लगा दिया। अब सोर्स को रख दी इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे, तो अब जो लाइट रे निकलेगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगा कि नहीं? तो बताओ भाई, ये प्लेन वेव फ्रंट आ गया ना यहाँ पे। जो काम इनफाइनाइट पे रख के हम कर रहे थे वो काम हम लोग फाइनाइट डिस्टेंस पे भी रख के कर लिए। और उसके बाद ये लाइट रे बेंड होकर जब मीट करेगा, एक तो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो यहां मीट कर जाएगा, और हल्का फुल्का एक दूसरे के पैरेलल रहते हुए अगर बेंड भी किया है तो आपको मालूम है कि ये फोकल प्लेन पे जाके मीट कराएगा। इसको फिर से बड़ा सा ड्रॉ करेंगे डायग्राम, क्योंकि इसी पे स्टडी करना है। तो फोकस पे अगर रख दें, इसको अगर वेरी क्लोज टू स्लिट रख दें और इसके फोकस पे स्क्रीन को रख दें, तो वहां पे आपको सारे लाइट रेज, जो भी लाइट रेज यहां से चल रहे होंगे वो मीट करते हुए दिख जाएंगे। जो इन्फिनिटी पे मीट करने वाले थे, बहुत लार्ज स्क्रीन डिस्टेंस पे मीट करते, उसकी जगह नजदीक के स्क्रीन पे ही मीट करते हुए दिख सकते हैं। उससे फायदा क्या होता है? लार्ज डिस्टेंस पे रखिएगा, इंटेंसिटी बहुत कम दिखेगा, तो आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा डिफ्रैक्शन पैटर्न। यहाँ पे इंटेंसिटी हाई रहेगा, नजदीक रहेगा, नजदीक रहने से इंटेंसिटी हाई रहता है, तो यहाँ पे आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न अच्छे से दिखेगा। ये डिफरेंस हो गया फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट हो गया, सोर्स एंड स्क्रीन आर at infinite separation या at very large separation from slit plane, and second the wavefront falling is plane wavefront, ठीक है। थर्ड क्या होगा? इसमें हमने क्या बताया था? no lens is required, and here for observation lens is required, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से कॉपी कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट चीज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट। तो इसके चर्चा को करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी ने कोट किया है फाइनमैन का, उसको बताते हैं, क्योंकि उसी के लाइट में इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। फाइनमैन सेज कि नो वन हैज बीन एबल टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन interference and diffraction. It seems that when
finite number of sources are used, then the term interference is popular, and when infinite sources are used, then the term more often used is diffraction. तो जैसे इंटरफेरेंस था उसमें हमने 2 स्लिट लिया, तो फाइनाइट नंबर था कि नहीं? कई बार ना 3 स्लिट का भी इंटरफेरेंस होता है, 4 स्लिट का भी इंटरफेरेंस हुआ, ये सब फाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस के साथ इंटरफेरेंस है। लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस के साथ भी तो इंटरफेरेंस हो सकता है। कैसे? देखिए, सिंगल स्लिट में वही हो रहा होता है। सिंगल स्लिट में जो लाइट फॉल कर रहा है, हमने कैसा माना है कि वो लाइट पैरेलल, मतलब प्लेन वेव फ्रंट है। तो ये मान लो यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट, ये या मान लो ये प्लेन वेव फ्रंट, और ये लाइट को यहां पहुंचना है। ध्यान से सुनना, लाइट ऐसे जा रहा है, तो हर पॉइंट ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट कैसे काम करता है बोलो? एक सोर्स की तरह काम करता है कि नहीं करता? तो हर पॉइंट यहां से लाइट एमिट करेगा हर डायरेक्शन में, और वही हर डायरेक्शन में जब लाइट एमिट करेगा तो आपस में इंटरफेयर करेगा और पैटर्न दिखाएगा, उसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे ही हम लोग डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे ही डिफ्रैक्शन को समझते हैं। तो सोचिए, दो वेव था, बहुत आसान था, पाथ डिफरेंस निकाले, और देखिए भाई साहब वो पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आसान। लेकिन अब जब इनफाइनाइट सोर्सेस है तो किसका देखेंगे? हो सकता है इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा हो और इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो। अब क्या होगा? ऐसे में तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको एक पैटर्न खोजना होगा। क्या खोजना होगा? पैटर्न। एक साधारण बस 2 पॉइंट के बीच के पाथ डिफरेंस से आप इसमें गेस नहीं कर सकते कि कहां पे आपको हाई इंटेंसिटी मिलेगा और कहां लो इंटेंसिटी मिलेगा। पैटर्न खोजना होगा। जैसे मान लीजिए आपको यहां पे एक पॉइंट देखें, सेंट्रल पॉइंट है ना, यहां से सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो अब पूछा जाए कि भाई साहब बताओ यहां पे क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है? तो देखिए, यहां से निकलने वाला लाइट और यहां से इस डायरेक्शन में ऐसे निकलने वाला लाइट, दोनों का पाथ डिफरेंस 0 है कि नहीं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। सिमिलरली यहां से निकलने वाला लाइट और यहां से निकलने वाला लाइट, सिमिलरली यहां से निकलने वाला लाइट और यहां से निकलने वाला लाइट, ये सब पेयर वाइज क्या 0 पाथ डिफरेंस रखते हैं? यस। And hence at center point there has to be maximum. First हम लोग सेंट्रल पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं। सेंट्रल पॉइंट, आप इसका नाम ओ रख दें, कुछ भी रख दें। सेंट्रल पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं, और सेंट्रल पॉइंट के डिस्कशन में ये बात निकल के आती है कि ऑल द वेवलेट्स फ्रॉम एनी 2 सोर्सेस एक्चुअली रीच एट पॉइंट ओ इन सेम फेज। और कौन से 2 सोर्स ले रहे हैं? एंड से इक्वल दूरी पे, इधर से x दूरी पे और इधर से भी x दूरी पे जो 2 सोर्स हैं वो वहां पे सेम फेज में मीट कर रहे हैं, एंड दे ऐड कंस्ट्रक्टिवली, पेयर वाइज एंड कंस्ट्रक्टिवली। Giving rise to high intensity, और इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, एज अ रिजल्ट वी गेट सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो सेंट्रल पॉइंट पे मैक्सिमा हो गया, ये बात हमने पता कर ली। दूसरा चीज, अब हम लोग पाथ डिफरेंस पे आएंगे। ये सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल पॉइंट वाला डिस्कशन पूरा खत्म हो गया। ये बिना किसी न्यूमेरिकल डिस्कशन के हमने देख लिया कि भाई साहब सब सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं पेयर वाइज। अब देखिए, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है,
और ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 पॉइंट को डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ वाला तो सीधा एक ही सिंगल जा रहा है। तो 1 और 6 ये पेयर वाइज सेम पाथ का है। उसी तरह 2 5 सेम पाथ का है, 3 4 सेम पाथ का है। 3 और 5 को नहीं देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, पैटर्न। अब हम लोग ना एक चीज देखने जा रहे हैं, वो है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस किस चीज का पाथ डिफरेंस, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये आपका 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट, यहां से निकलने वाले लाइट रेज हैं, ठीक है। सपोज कि 2 एंड पॉइंट्स ही हैं, m और n मान लीजिए, m और n। हम लोग इस साइज को a ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, a। और जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं वो थीटा है। हर एक डायरेक्शन में ऐसा होगा, थीटा वेरी करेगा, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर थीटा, सपोज कि हम पाथ डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, तो ये अगर थीटा है तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो होगा वो लिखेंगे a साइन थीटा। जैसे हमने इंटरफेरेंस में d साइन थीटा निकाला था कि नहीं, देखो यही पाथ डिफरेंस होगा ना ये। तो ये अगर थीटा है, आप ध्यान से देखिए, ये अगर थीटा है तो बताना ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, क्योंकि हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो सब छोड़ो, ये 90 ड्रॉ किया ना, तो बताओ ये 90 माइनस थीटा होगा। ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 तो ये थीटा होगा। अब ये अगर a है, a का इधर प्रोजेक्शन a cos थीटा और इधर a sin थीटा, यही तो पाथ डिफरेंस है, यही लेंथ तो पाथ डिफरेंस है। तो डेल्टा x इक्वल्स टू a sin थीटा, ठीक है। m और n से निकलने वाले वेव के बीच का पाथ डिफरेंस है a sin थीटा। ये तब है जब m और n के बीच का सेपरेशन क्या बोलो, a। मान लो कि कोई 2 ऐसे पॉइंट्स ले लें जिनमें सेपरेशन y है, ये कुछ m1 ले लो, ये m2 ले लो, तो बताओ भाई यहां से जो 2 वेव निकलेंगे उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा, y sin थीटा होगा कि नहीं? जो सेपरेशन है उसके हिसाब से उसमें sin थीटा मल्टीप्लाई कर दो तो हमको पाथ डिफरेंस निकल जाता है। ये जानना क्यों जरूरी है? इसी की मदद से एक पैटर्न खोजेंगे और किसी पॉइंट पे निर्णय लेंगे कि वहां मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। जल्दी से पहले इतना कॉपी करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चीज को। अब हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन बता कर चुके हैं। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे है? तो एकदम सेंटर पे, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट चीज, देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग किसी थीटा एंगल पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा वो निकालना चाह रहे हैं, ठीक। लेकिन कोई पॉइंट श्योर ही नहीं हो पा रहा है भाई, क्यों? वो पॉइंट पे कैसे उसका एनालिसिस करें? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक केस ले रहे हैं, एक ऐसा लोकेशन जहां a sin थीटा का वैल्यू कहां हो, कितना हो, लैम्डा, ठीक है। ये एक पॉइंट तो है ना जहां पे थीटा क्या निकाल सकते हैं, a थीटा इक्वल्स टू लैम्डा लिख सकते हैं। sin थीटा को थीटा मान लेंगे, थीटा का वैल्यू लैम्डा वही, ये कोई तो एंगल होगा ना। लैम्डा हमको पता है, वेवलेंथ जो लाइट भेज रहे हैं उसका वेवलेंथ, और ये अपर्चर का साइज, तो वो एंगल में देखना चाहते हैं कि है क्या। क्या इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कह सकते हैं कि वहां पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा? आंसर है नो। क्यों नहीं कह सकते? समझिए, ये a sin थीटा जो है वो केवल m और n से जो निकलने वाले लाइट है उनका पाथ डिफरेंस बताता है। केवल m और n से निकलने वाले लाइट का पाथ डिफरेंस बताता है। तो केवल 2 लाइट के बीच का पाथ डिफरेंस मैक्सिमा या मिनिमा डिसाइड नहीं कर सकता है, पैटर्न डिसाइड। तो हम लोग को पैटर्न खोजना होगा। बीच में एकदम बीचों बीच एक पॉइंट P लेते हैं और इसको स्लिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्लिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिए? 2 पार्ट्स में, P पॉइंट्स। अब हम लोग
m से x नीचे एक पॉइंट लिए m1 और p से भी x नीचे एक पॉइंट लिए m2। ठीक है, m से x नीचे पॉइंट लिए m1 और p से x नीचे पॉइंट लिए m2। अच्छा बताना भाई mp किसके बराबर है? क्या mp a/2 के बराबर है? हाँ, mn a है, p बीचों बीच है, तो m और p के बीच का सेपरेशन a/2 होगा। ठीक, अब m और p के बीच का सेपरेशन a/2 है, इसको x नीचे लाए और इसको भी x नीचे लाए, अब सेपरेशन कितना है? वही रहेगा, है ना, दोनों x नीचे आया है। तो बताना भाई m1 m2 के बीच का सेपरेशन क्या होगा? वो भी a/2, क्योंकि दोनों से x नीचे है वो। अब अगर हम पूछें कि बताओ भाई पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम m1 एंड m2 क्या होगा? पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम m1 एंड m2 क्या होगा? उनके बीच का सेपरेशन बोलो a/2 इंटू साइन थीटा करने से पाथ डिफरेंस आ जाता है कि नहीं? सेपरेशन इंटू साइन थीटा करने से पाथ डिफरेंस आ जाता है। और जिस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं वहां पे a साइन थीटा का वैल्यू कितना है? बोलो λ/2 है। जिस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं वहां पे a साइन थीटा का वैल्यू क्या लिए हैं? लैम्डा। तो बाई 2 करेंगे तो λ/2 हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम m1 एंड m2 विल बी λ/2। अच्छा, अब m1 इज नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट, m2 इज नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट। अलग अलग x के लिए देखना, फिर से यहां पे बड़ा सा बना रहे m n बीच में p, बीच में p, यहां से x डिस्टेंस पे ये m1 और यहां से x डिस्टेंस पे ये m2। अगर x बहुत छोटा रहा तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा m और p, है ना, और x जैसे जैसे बड़ा करेंगे m1 जो होगा वो p की तरफ आएगा और m2 n की तरफ आएगा। क्या इस तरह से क्या आपका पूरा स्लिट कवर हो जाएगा कि नहीं? पूरा स्लिट कवर हो गया। तो आपको एक पैटर्न मिल गया भाई, यहां से निकलने वाले लाइट का पाथ डिफरेंस λ/2, इसके जस्ट ऊपर से निकलने वाले पाथ लाइट का पाथ डिफरेंस λ/2, उससे जस्ट नीचे से निकलने वाले पाथ का लाइट का पाथ डिफरेंस λ/2। अब λ/2 जब पाथ डिफरेंस होता है भाई साहब तो कैसे मिलता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है कि नहीं? जब दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस क्या हो? λ/2। तो m1 से निकलने वाला वेव और m2 से निकलने वाला वेव कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है कि डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है। उससे जस्ट नीचे और इससे भी जस्ट नीचे उनके बीच का भी पाथ डिफरेंस वही होगा। फिर उससे नीचे और उससे नीचे पाथ डिफरेंस λ/2, मतलब पेयर वाइज कैंसिल हो रहे हैं, है ना। λ/2 का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब पेयर वाइज कैंसिल, पेयर वाइज कैंसिल, ये पेयर वाइज कैंसिल करेगी। और एज अ रिजल्ट ये पॉइंट जहां पे sin थीटा इक्वल टू लैम्डा लिया था, या वो एंगल जहां पे थीटा इक्वल्स टू λ/a था, इस एंगल पे क्या मिलेगा तुमको? मैक्सिमा की मिनिमा? मिनिमा। आया समझ में? जल्दी से लिखिए, ये होगा फर्स्ट मिनिमा एक्चुअली में। जल्दी से लिखिए यहां तक। तो ये जो है लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके और बाकी कंडीशंस को देखते हैं। सुनिएगा ध्यान से। तो अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। देखिए क्या है कि हमने जब a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा लिया तो मिनिमा आया। उसी तरह से आप 2 लैम्डा लेंगे ना तो आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर से वैसे ही मिनिमा आ जाएगा। उसी तरह से आप 3 लैम्डा लेंगे एंड सो ऑन,
जितना मन है उतना लैम्डा लीजिए, n लैम्डा तक, ये आपको मतलब मिनिमा देगा। क्या देगा? मिनिमा। मिनिमा का कंडीशन, n का वैल्यू 1 रखे फर्स्ट मिनिमा, n का वैल्यू 2 रखे सेकंड मिनिमा, n इक्वल्स टू 3 रखे थर्ड मिनिमा, एंड सो ऑन। अगर थीटा छोटा है तो a थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा लिख लेंगे, यानी थीटा का वैल्यू आएगा n लैम्डा बाई a। तो इन सारे एंगल्स पे लैम्डा बाई a, 2 लैम्डा बाई a, 3 लैम्डा बाई a, 4 लैम्डा बाई a, इन सारे एंगल्स पे क्या मिलेगा बोलो? मिनिमा मिलेगा। जैसे फर्स्ट मिनिमा कहाँ मिलेगा? थीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा बाई a, सेकेंड थीटा 2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई a पे, एंड थर्ड थीटा 3 इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई a पे, एंड nth थीटा n इक्वल्स टू n लैम्डा बाई a। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट मिनिमा का लोकेशन दे देगा। अच्छा, तो मिनिमा का लोकेशन तो आ गए, अब मैक्सिमा का लोकेशन शुरू। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखो, देखना भाई, 0 पे मैक्सिमा मिला, लैम्डा बाई ए पे मिनिमा मिला, माइनस लैम्डा बाई ए पे भी मिनिमा मिलेगा। तो देखना इसके बीच में तो कुछ नहीं मिलेगा ना, ये फर्स्ट मैक्सिमा, सॉरी फर्स्ट मिनिमा, और ये सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पे कुछ थोड़ी मिलेगा, मैक्सिमा के बाद जस्ट फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, तो बीच में तो कुछ नहीं मिल रहा, यानी कि लैम्डा बाई 2a पे कुछ नहीं मिलता है, यहां भी माइनस लैम्डा बाई 2a पे कुछ नहीं मिलेगा इस एंगल में। तो नेक्स्ट सीधा 3 पे मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन जब देखना शुरू करेंगे तो लेंगे a साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 से शुरुआत नहीं करेंगे, कहां से शुरू करेंगे? 3 लैम्डा बाई 2। क्यों? लैम्डा बाई 2 पे कुछ भी नहीं। ठीक है, a साइन थीटा इक्वल्स टू ले रहे हैं 3 लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 ले रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग लैम्डा बाई 2 से नहीं होके 3 लैम्डा बाई 2 से। अच्छा, तो यहां पे अब मैक्सिमा मिलेगा, कैसे मिलेगा वो देखिए। जब a sin थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2 है तो आप इस पूरे को 3 भागों में बांटेंगे, m n यहां p यहां, ठीक है, m और n दो एंड्स हैं, हाँ, और स्लिट में ये 3 इक्वल पार्ट में हमने बांट दिया। अच्छा भाई, तो एम क्यू बता सकते हैं? एम क्यू कितना होगा? 2a/3। अरे हर पार्ट a/3 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 है कि नहीं? तो एम क्यू जो होगा वो 2a/3 होगा कि नहीं? तो 2a/3। और लाइट जो m और q से निकल रहा है उसका पाथ डिफरेंस ऑफ लाइट एमिटिंग फ्रॉम m एंड q क्या हो जाएगा भाई? 2a/3 इंटू साइन थीटा। अच्छा, a साइन थीटा का वैल्यू हमने कितना कंसीडर किया बताओ? 2/3 इंटू 3 लैम्डा बाई 2 होगा कि नहीं बोलो? अरे भाई a sin थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2 है ना यहाँ पे, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से लैम्डा आ गया। किसके लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा? m टू q के लिए, m टू q, m से निकलने वाला लाइट और q से निकलने वाला लाइट, इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा। अब इमेजिन करो कि स्लिट इतना ही होता, तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो डिस्ट्रक्टिव था कि नहीं था? एंड्स के बीच का पाथ डिफरेंस
एंड्स के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा था, 2 लैम्डा था, 3 लैम्डा था, तो डिस्ट्रक्टिव होता था, मिनिमा मिलता था। तो अगर इतना ही स्लिट होता, इतना पोर्शन होता, तो इनके एंड्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा। यहां से यहां तक वाला पूरा क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव हो गया। बच क्या गया? Q2N। ठीक है भाई, तो यहां लिख लेंगे, एक लॉजिक लिखेंगे कि सो द contribution of light from M to Q is destructive, and hence Q to N only contribute constructively। इसमें लिखेंगे ये पॉइंट, है ना? यहां लिख लेंगे क्या चीज? Q to N contributes constructively। ये आपने मन से लिख लेना, समझ रहे हैं? इसके लिए आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना प्रूव करना है कि यहां से यहां तक वाला डिस्ट्रक्टिव हो गया, और आपको बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो कंट्रीब्यूट करेगा कंस्ट्रक्टिवली। और एक बार जब आपने ये प्रूव कर दिया कि ये कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वहां पे मैक्सिमा तो मिलेगा। यहां पे इस लोकेशन पे, यानी कि जहां थीटा इक्वल्स टू है 3 लैम्डा बाई 2a, साइन थीटा को थीटा लिख लिए, 3 लैम्डा बाई 2a, इसके ऊपर यहां 3 लैम्डा बाई 2a, यहां पे मैक्सिमा है। लेकिन इस मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी होगा ना, इस मैक्सिमा से कम होगा, सेंट्रल मैक्सिमा से कम होगा। क्यों? क्योंकि याद करो, जब सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था तो हर स्लिट का पोर्शन कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा था, स्लिट का पूरा पूरा पोर्शन कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन इसके फॉर्मेशन में 2/3 तो डिस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट किया, केवल 1/3 कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट किया, एंड दैट इज व्हाई इसका इंटेंसिटी जो होगा सेंट्रल मैक्सिमा से कम हो जाएगा। आया समझ में? पहले इतना कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब और हायर मैक्सिमा अगर निकालना है ना, इतना तो आप लोग लिख ही चुके हैं। यहां पे सबसे, क्योंकि मिनिमा मिलेगा तो इंटेंसिटी सबका 0 ही रहेगा। लेकिन अगर और हायर मैक्सिमा इसमें निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे? a sin थीटा इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाई, ये लेंगे, और मल्टीपल्स लेना है, लेकिन लैम्डा बाई 2 छोड़ कर लेना है। तो a sin थीटा इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाई 2 लेंगे। इसमें आप कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे? 5 पार्ट में। इसमें 3 लैम्डा बाई 2 था, तो कितना पार्ट में डिवाइड किया? 3। इसमें 5 लैम्डा बाई 2 है तो 5। इनफैक्ट इससे पहले वाले जो केसेस थे उसमें भी यही रूल एप्लीकेबल होता है। जैसे आपने माना था a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, बताइए इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2। कैसे? देखिए 2 इंटू लैम्डा बाई 2 है कि नहीं? वैसे ही अगर a sin थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा होता, अब इसको कितना पार्ट में डिवाइड करते बोलिए? 4 लैम्डा बाई। समझ में आया? तो इसको डिस्ट्रक्टिव प्रूफ किया जा सकता है। उसी तरह यहां पे 5 लैम्डा बाई 2 है, आप 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और 5 पार्ट्स में जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा? m 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, n हो गया। अब इसको मान लीजिए p q r s अप टू s क्या डिस्टेंस है भाई? 4a by 5। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4a by 5 इंटू साइन थीटा, और a साइन थीटा को क्या लिख लेंगे? 5 लैम्डा बाई 2। कट गया? क्या आ गया बोलो? 2 लैम्डा। अगर किसी स्लिट के दो एंड्स के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा हो तो पूरा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है कि नहीं हो जाता? यहां से यहां तक पूरा खत्म। बच गया कितना? 1/5 बचा कि नहीं? इसमें 1/3 बचा था, इसमें 1/5 बचा। और ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? कंस्ट्रक्टिवली। तो फिर मैक्सिमा मिलेगा इस पॉइंट पे। हाँ, लेकिन इसका इंटेंसिटी और कम होगा। ठीक है, इसका 2 लैम्डा बाई ये होगा, और उससे ऊपर वाला आएगा 5 लैम्डा बाई 2। इसका इंटेंसिटी और कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है
कि वाई द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा गोज ऑन डिक्रीजिंग फॉर हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा क्यों डिक्रीज करता चला जाता है? क्या लिखेंगे आंसर? आंसर लिखेंगे क्योंकि स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्लिट स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग कंस्ट्रक्टिवली विथ हायर ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। जैसे जैसे हायर ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा में जाते हैं वैसे वैसे स्मॉलर पार्ट ऑफ स्लिट कंट्रीब्यूट्स कंस्ट्रक्टिवली। ठीक है भाई, ये आंसर होगा इसका। अब देखिए इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, ये तो लिख चुके हैं पहले में, तो इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे? आपको याद होगा जब हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 इंटरफेरेंस के केस में ले रहे थे YDSC में, तो हमने लिखा था 2n-1 लैम्डा बाई 2, ताकि ऊपर वाला जो है फ्रेम सही से बैठा रहे। n इक्वल्स टू 1 रखने से फर्स्ट मिनिमा मिले, n इक्वल्स टू 2 रखने से सेकेंड मिनिमा मिले। वैसे ही यहां पे देखिए मैक्सिमा के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ रहा है। मैक्सिमा, ये सब मैक्सिमा ही ना भाई, उल्टा हो रहा है। तो a sin थीटा इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं इसमें 2n प्लस 1 लैम्डा। अब आपके मन में आएगा सर प्लस प्लस इसलिए कि भाई साहब लैम्डा बाई 2a पे कुछ नहीं मिलता है। मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता। मिलता पहला मैक्सिमा है तो 3 लैम्डा बाई 2a पे मिलता है। ठीक है, तो क्योंकि पहला मैक्सिमा 3 लैम्डा बाई 2a पे मिलता है तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए आपका मन क्या होगा, क्या पुट करने का? 1। अगर आप 2n-1 लेके चलेंगे और आपने गलती से n की जगह 1 रख दिया फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए डिफ्रैक्शन में बढ़िया ये है कि आप a sin थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 लें। यानी कि अगर आपको देखें थीटा का वैल्यू तो ये लिखेंगे 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जहां पे n क्या रखना है भाई? 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है एंड सो ऑन। ठीक है भाई, और नेगेटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं, कुछ वैल्यूज बस मना है। क्या मना है? 0 नहीं रखना है और -1 नहीं रखना है, ये दो मना है। बाकी आप -2, -3, -4, -5 ये सब रख सकते हैं। ये क्यों नहीं रखना भाई? नहीं, 0 रखने से लैम्डा बाई 2 आएगा जो जहां पे कुछ नहीं है, और -1 रखने से माइनस लैम्डा बाई 2 आएगा, वहां भी कुछ नहीं। समझ रहे हैं? सेंट्रल मैक्सिमा का कुछ पोर्शन वहां पे एक्सटेंडेड है, इसीलिए ये दोनों मना है, ये नहीं लिखेंगे। बाकी ये सब लिखेंगे और सब पे हमको अकॉर्डिंगली मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। समझ में आया? तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए थीटा क्या लिखेंगे? थीटा 1 इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2a। ठीक है, यहाँ थीटा n लिख दें। नहीं, वहां पे लैम्डा बाई 2a हो ना। हाँ यहाँ अरे ये आएगा ना। तो फर्स्ट मैक्सिमा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए थीटा 1 इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2a। सेकंड मैक्सिमा के लिए बोलो 5 लैम्डा बाई 2। हाँ, फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा के लिए थीटा 2 इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाई 2a एंड सो। ठीक है, nth के लिए ये यूज करना, ये जो है ये आपको nth मैक्सिमा का लोकेशन दे देता है। अगर आप माइनस यूज करेंगे तो यहां का n और यहां का n में कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा, इसीलिए आप हम लोग यहां पर 2n प्लस 1 कर लिए। जल्दी से कॉपी करिए इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग डिफ्रैक्शन में कहां पे क्या बन रहा है वो तो हमको पता चल गया, कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा। ठीक है, अब हम इंटेंसिटी का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखिए जी, इंटेंसिटी का ग्राफ है, जैसे है ना, उस वो जो स्क्रीन था ना उसी को यहाँ पे बना लिए, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल। 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था कि नहीं, है ना, ऐसा सेंट्रल मैक्सिमा बना था, और मिनिमा कहाँ पे गया था बोलिए?
पॉजिटिव में लैम्डा बाई ए एंगल पे और इधर माइनस लैम्डा बाई ए एंगल पे, ठीक है। उसके बाद फिर मैक्सिमा एक बना था, कहां पे मैक्सिमा बना था, 3 लैम्डा बाई 2a एंगल पे, और उसके बाद फिर और बढ़ा दीजिए तो 2 लैम्डा बाई a पे फिर पॉजिटिव बना था, ठीक है भाई, ऐसा बना था। फिर उसके बाद और ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 2 लैम्डा बाई a, फिर आप आगे लिख सकते हैं ना खुद से, 5 लैम्डा बाई 2a, एक ही साइड का लिख रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई a, फिर नेक्स्ट 7 लैम्डा बाई 2a एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए इसका इंटेंसिटी अगर I1 है या I0 ले लीजिए, इसका इंटेंसिटी I1 ले लीजिए, इसका इंटेंसिटी I2 ले लीजिए, इसका इंटेंसिटी I3 ले लीजिए, तो ऑल्दो पूछता नहीं है इंटेंसिटी का रेशियो, लेकिन बुक्स में कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है I0 is to I1 is to I2 is to I3, इनका रेशियो निकालिएगा। तो I0 को अगर 1 लेंगे तो इसके मुकाबले 21 टाइम्स रिड्यूस्ड रहता है इसका I1 का, फिर इस 1 बाई इसके मुकाबले 61 टाइम्स रहता है, और इसका 1 बाई 121 टाइम्स रहता है रिड्यूस्ड। तो ये ध्यान रख सकते हैं, पूछा नहीं जाएगा हालांकि। तो ये इंटेंसिटी का ग्राफ हो गया, बिल्कुल वैसा ही इधर भी मिलेगा, है ना, सेम चीज यहाँ भी मिलेगा, एक ही साइड हम बनाएंगे। अच्छा, अब इतना होने के बाद जैसा आपको याद होगा हम लोगों ने जब पूरा पैटर्न YDSE का पढ़ लिया था, तो उसके बाद उसका फ्रिंज विड्थ निकाले थे कि नहीं। तो यहां पर भी फ्रिंज विड्थ निकालने जा रहे हैं। पहले सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ, ठीक है भाई। देखिए अब मान लीजिए ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। तो नीचे वाला एंगल क्या बोलो, ऊपर वाला तो लैम्डा बाई ए, नीचे वाला है माइनस लैम्डा बाई ए। तो अगर यहां से मेजर करेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ, मान लो अल्फा नॉट, तो बताइए अल्फा नॉट क्या लिखेंगे। अरे भाई इधर माइनस थीटा उधर प्लस थीटा, तो बीच में 2 थीटा एंगल होगा कि नहीं। अरे बोलो भाई, मान लो ऊपर में ये एंगल थीटा है और इधर है माइनस थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना, 2 थीटा। तो अल्फा नॉट जो होगा वो 2 थीटा के बराबर होगा, यानी ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाई ए, ये अल्फा नॉट हो गया। और सेंट्रल मैक्सिमा का लीनियर फ्रिंज विड्थ, दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, है ना। और ये क्या है बोलो, लीनियर फ्रिंज विड्थ। तो लीनियर फ्रिंज विड्थ में क्या करेंगे, पूरा एंगल में ये मल्टीप्लाई, ये रेडियस मल्टीप्लाई करेंगे, डी मान लो, डी डिस्टेंस, तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा नॉट बीटा नॉट लिखेंगे, अल्फा नॉट इंटू डी, तो लिखेंगे 2 लैम्डा डी बाई ए, ठीक है भाई। ये सेंट्रल मैक्सिमा का हो गया। इसमें सेंट्रल मैक्सिमा ना स्पेशल है, बाकी मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ के मुकाबले सेंट्रल मैक्सिमा स्पेशल है। क्यों है स्पेशल, देखेंगे, पहले इतना कॉपी करिए, तो देखिए कैसे स्पेशल है ना, कैसे स्पेशल है। ये तो लिख लिया आप लोग, जल्दी से मिटाते हैं। और अब देखते हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा, है ना, यानी फ्रिंज विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, अदर सेकेंडरी मैक्सिमा, फ्रिंज विड्थ ऑफ अदर सेकेंडरी मैक्सिमा। अदर सेकेंडरी मैक्सिमा, हाँ भाई, तो क्या है देखिए, तो 2 मिनिमा के बीच का डिस्टेंस। अब थीटा एन मिनिमा के लिए क्या था बोलो, एन लैम्डा बाई था कि नहीं। अरे भाई फर्स्ट मिनिमा देखो ना लैम्डा बाई ए पे, तो एन तो एन लैम्डा बाई ए पे मिलेगा। और थीटा एन प्लस 1 फॉर नेक्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होगा, एन प्लस 1 लैम्डा बाई ए। तो बताओ अल्फा के कितना आएगा, मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होगा सेकेंडरी मैक्सिमा का। अदर नहीं जरूरी है, सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़कर सारे मैक्सिमा को सेकेंडरी मैक्सिमा ही कहते हैं। अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, थीटा एन प्लस 1 माइनस थीटा एन होगा कि नहीं, होगा ना भाई। अरे देखो
यहाँ पे मिनिमा मिला, यहाँ मिनिमा मिला, तो उसके बीच में क्या मिला हो? मैक्सिमा। ये है अगर थीटा एन और इस बड़ा वाला एंगल है थीटा एन प्लस 1, तो क्या होगा भाई? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा कि नहीं? एंगुलर फ्रिंज विड्थ, वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ जाएगा n प्लस 1 लैम्डा बाई ए माइनस एन लैम्डा बाई ए। तो आप देखिए लैम्डा बाई ए कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा n प्लस 1 माइनस एन, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया लैम्डा बाई ए। सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर फ्रिंज विड्थ आया है 2 लैम्डा बाई ए और यह है लैम्डा बाई। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा जो है अल्फा नॉट बाई 2 है। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा ज्यादा वाइड होता है और सेकेंडरी मैक्सिमा बेचारा पतला पतला होता है। तो अगर ऐसा है तो भाई साहब बताइए इसके लिए बीटा क्या होगा? बीटा भी तो अल्फा इंटू डी होगा, ये डी है तो अल्फा इंटू डी, तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी, यानी कि अल्फा तो आया है लैम्डा बाई ए, तो लैम्डा बाई ए इंटू डी या लैम्डा डी बाई ए। अरे यहां से भी आता है, इसका मतलब हुआ बीटा इक्वल्स टू बीटा नॉट बाई 2 है भाई। बीटा इक्वल टू क्या है? बीटा नॉट बाई 2। मतलब सारे सेकेंडरी मैक्सिमा का जो फ्रिंज विड्थ होता है वो सेंट्रल मैक्सिमा के फ्रिंज विड्थ के मुकाबले आधा होता है, आधा। अच्छा, एक और चीज आप देखें, जितना फ्रिंज विड्थ है, जितना फ्रिंज विड्थ है वो सब फ्रिंज विड्थ बीटा जो है वो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? अगर ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ए को छोटा बनाएंगे, ए को क्या करें? छोटा करें तो बीटा बढ़ेगा, मतलब आपका सेंट्रल मैक्सिमा और ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा कि नहीं होगा? आप सोचिए कि आप इमेजिन करें कि हम एक बहुत फाइन बीम ऑफ लाइट बनाना चाहते हैं, तो हम एक ओपेक चार्ट पेपर ले लिए, उसमें होल कर दिए। अब होल किए तो हम देखें कि एक बीम ऑफ लाइट हमको मिला। हम और पतला बनाना चाहेंगे तो हम उससे भी छोटा होल करेंगे, तो हमको हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हमको और पतला बीम ऑफ लाइट मिलेगा। लेकिन अगर होल को आपने इतना छोटा कर दिया कि वो होल कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट चला जाए, तब क्या वहां डिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो आप जितना पतला होल करिएगा ए उतना छोटा होगा, डिफ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, मतलब लाइट उतना ज्यादा स्प्रेड करेगा। और अगर लाइट उतना ही ज्यादा स्प्रेड हुआ तो आप होल पतला करते जाइए और लाइट जो है और स्प्रेड करता चला जाएगा। मतलब आप गेम कर रहे थे लाइट के साथ और लाइट गेम कर गया आपके साथ, है ना? जल्दी से कॉपी करिए। Let's synchronize.